तो चलिए स्टार्ट करते हैं सक्सेस स्ट्रेटेजी फॉर सीए फाइनल। ये हर प्रोफेशनल लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, सीएमए सीएफए जिस पे भी हो, चाहे आप फाउंडेशन पे हो या फिर इंटरमीडिएट पे हो। हमारा टारगेट है कि हम मई 2021 क्लियर करें। मेरा एक छोटा सा इंट्रो कि मैं सीए फाइनल की स्टूडेंट हूँ, ग्रुप 2 मेरा क्लियर हो चुका है और मेरा नाम है प्रियंका पुरोहित। यू ऑल आर वेलकम एट शारदे समृद्धि गाइडेंस। तो सबसे पहले जब हम स्ट्रेटेजी देखना चाहते हैं उसके लिए हमें देखना होगा कि जब हम एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या पता अब की बातों में रैंक ही लेके आऊँगा, या फिर हम थोड़े टाइम बाद पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में हमको लगता है नहीं नहीं रैंक तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ हम दोनों ग्रुप तो क्लियर कर ही लेंगे। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है हमको लगता है कि नहीं हम एटलीस्ट एक ग्रुप तो कर ही लेंगे। यानी कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है, क्योंकि हम उसके लिए ऊपर टिके हुए नहीं रहते, हमारी वो चेंज होती रहती है और अल्टीमेटली हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या रहता है ये हम इस स्लाइड में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, आप सोचते हैं एग्जाम के जस्ट पहले कि भाई ये तो पोर्शन बहुत ही ज्यादा वास्ट है और मुझसे कवर ही नहीं हो पाएगा। फिर आपको लगता है इस सब बात से सब सोच सोच के आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो होता जा रहा है। फिर आपको एक डर लगा रहता है कि एग्जाम का पहले डर कि एग्जाम आने वाली है, एग्जाम आने वाली है, फिर ये डर रहता है कि आप उसमें क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। आप अपने आप से कोई भी क्वेश्चन फुल्ली सॉल्व नहीं कर पाते। इसकी वजह से आपके ऊपर स्ट्रेस बिल्डअप होता जाता है और प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, और इसलिए आप पूरी की पूरी कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स को मैंने आपके सामने डिस्कस किया है क्योंकि तभी आप ये जान पाएंगे कि आपको स्ट्रेटेजी की क्यों ज़रूरत है। हमें सबसे पहले जो ये डर है ना एग्जाम का वो निकालना होगा, और इसके लिए मेरे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको दे सकती हूँ वो यही है कि जैसे कि हम क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है तो हम सब लोग एंटिसिपेट करते हैं कि हाँ हमारी कंट्री जीतेगी और हमारे घर पे वर्ल्ड कप आएगा। लेकिन वो वर्ल्ड कप कैसे आएगा अगर हमारी जो टीम है वो वर्ल्ड कप के लिए खेलने जाएगी, अगर वो भी ऐसे डर के ही बैठ जाएगी कि नहीं नहीं हमें तो कप लेके आना है, हमारे ऊपर इतना सारा प्रेशर है, हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर कैसे होगा? नहीं ना। यानी कि हमें पहले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके अच्छे से अपीयर होना ही पड़ेगा, तभी तो हमारे घर पे कप आएगा, यानी कि हमारे घर पे सीए डिग्री आएगी। तो अब ये सब जो आपके ऊपर स्ट्रेस बिल्डअप होता है, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड खराब रहता है, उसकी वजह से आपके ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास तो हम क्या करेंगे कि हम कुछ कुछ टॉपिक छोड़ देंगे। कुछ कुछ टॉपिक तो क्या कभी कभी हम कुछ कुछ चैप्टर भी छोड़ देते हैं। इस वजह से हमें डिमोटिवेटेड फील होता है क्योंकि हम फुल जो सिलेबस कवर करना चाहते थे वो अब हम कर नहीं पा रहे। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम चाहे हम प्रिपेयर कर रहे हो उस लेवल पर या फिर जब हम एग्जाम देते हैं उस वक्त भी हम हाफ हार्टेडली काम करते हैं, हम अपना पूरा 100% देते ही नहीं है। और एग्जाम देने के पहले हम क्या सोचते हैं, जैसे हम अपीयर होने वाले हैं, हम क्या सोचेंगे कि भगवान छोटा आसान पेपर ला देना या एटलीस्ट जो मैं पढ़ूं वो ही पूछ लेना। लेकिन ये सारी उम्मीदें जरूरी नहीं है कि फुलफिल होंगी। तो अब हमें देखना है कि इतनी सारी प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई, तो उसका सोल्यूशन क्या है ये अब हमें अगली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें बुक्स कौन सी रेफर करनी चाहिए। तो हमेशा आपने हमेशा सुनते ही आए होंगे कि हमें आईसीआई का मटेरियल फॉलो करना चाहिए। तो आईसीआई के मटेरियल में यानी कि स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर्स, और जहाँ पे भी जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ पे हमें प्रैक्टिकल एमसीक्यू भी गो थ्रू करके जाने चाहिए, एटलीस्ट आईसीआई मटेरियल के, बाकी और ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में अगर आप ऑथर की बुक कोई फॉलो करते हैं तो आपको वो नोट करना है कि एक सब्जेक्ट के लिए एक से ज्यादा बुक आप रेफर नहीं करें। प्रॉपर प्लानिंग में हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि हमें टाइम कैसे मैनेज करना है। तो जैसे कि हमारे ऑडिट में एक लाइन है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, तो ये जो टर्म्स है वो आपने सुने होंगे, वही आपको अपने टाइम मैनेजमेंट में भी अप्लाई करने हैं। तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टाइम एलोकेट करना होगा आपको ईच सब्जेक्ट को। सफिशिएंट यानी कि प्रॉपर क्वांटिटी होनी चाहिए, और अप्रोप्रिएट यानी कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि आप एफिशिएंटली पढ़ाई करें। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम प्लान बनाते हैं, टाइम मैनेज करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है जो हमारे इजी सब्जेक्ट हैं या हमारे फेवरेट सब्जेक्ट हैं या चैप्टर्स हैं हम उन्हीं को प्रिपेयर करते रहते हैं, और जो हमारा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है हम उसको पोस्टपोन करते रहते हैं कि हाँ प्रोक्रास्टिनेट करेंगे कि हाँ बाद में करेंगे बाद में करेंगे। लेकिन ये हमारी स्ट्रेटेजी गलत है। उल्टा हमें जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है या डिफिकल्ट टॉपिक है उनको ज्यादा टाइम डिवोट करके, उनकी ज्यादा प्रैक्टिस करके उनको अपने स्ट्रॉन्गर पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है रिवीजन का, कि हमें मिनिमम, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे आपकी कोई भी प्रिपरेशन, कोई भी पढ़ाई चल रही हो, आपको मिनिमम 3 रिवीजन तो करने ही चाहिए। इसके लिए आपको क्या होना, या तो आप खुद प्रिपेयर कर लीजिए,
शॉर्ट नोट्स या चार्ट या समरी, या फिर जैसे कि आजकल कई फैकल्टीज वगैरह के भी अपलोड होते रहते हैं, या आपने कहीं और से आपके फ्रेंड के वहाँ से अगर आपने नोट किए हैं, नोट्स वगैरह अगर है तो आपके पास होने तो चाहिए। मैंने लिखा है यहाँ पे कि मस्ट हैव, होना तो चाहिए ही आपके पास। इन सब के अगर आप ये शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो उसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला तो है कि आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी हर आपके जो भी कंसेप्ट हैं, छोटे बड़े सब कंसेप्ट की। फिर क्या होगा कि आपके सारे कंसेप्ट जो है वो एक ही जगह पे, एक ही बुक में या एक ही शीट ऑफ पेपर में आपको कंपाइल करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो भी आप एक जगह लिख के नोट करके रख सकते हैं। अगर आपको कुछ सॉल्व करते हुए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन टिप्स मिली, या फिर आपको कुछ नई लर्निंग्स मिली हो, या जैसे लॉ के अंदर हम इंटरलाइनिंग करते हैं सेक्शन की, वो सब आप उसमें नोट कर सकते हैं। इसी के साथ जैसे कि एसएफएम जैसे सब्जेक्ट में अगर आपसे कोई गलतियां बार बार होती जा रही हैं तो वो भी आप एक जगह नोट करके रख सकते हैं। और ओवर एंड ऑल जब ये शॉर्ट नोट्स, चार्ट और समरी होंगे वो आपके क्विक रिवीजन में तो मदद करने ही वाले हैं, उसमें तो कुछ दो राय है ही नहीं। इसके बाद आता है, हमेशा हम प्लानिंग तो कर लेते हैं लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन वाली स्टेज है, यहाँ पे हम मार खा जाते हैं। तो प्लानिंग तो करनी है, उसके बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें अपना बेस्ट देना है और अपना 100% देना है। हमने हमेशा सुना है ना कि या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, तो ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। मिनिमम हमें 8 आवर्स एफिशिएंटली निकालने ही है। इसके साथ जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पूरा हर तरह के डिस्ट्रैक्शन, फिर चाहे वो मोबाइल से हो, सोशल मीडिया से हो, या कोई नेगेटिव पीपल की वजह से हो, या कोई भी बात हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, उन सब से आपको दूर रखना है। फिर बाद में आता है कि आपको सेल्फ केयर और सेल्फ लव में भी थोड़ा टाइम डिवोट करना है। अपने लिए हेल्दी और फिट माइंड और फिट और हेल्दी बॉडी दोनों ही बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि हम घर में रहते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं, बुक्स के साथ रहते हैं, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, वो हमारे लिए इन लॉन्ग रन बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। इसलिए हमें मेडिटेशन और हेल्दी एक्सरसाइज वो सब मेंटेन करते रहना चाहिए। इसके बाद आती है बात हमारे स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में हमें क्या करना है। तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी उसके अंदर भी लेनी है, क्योंकि एसएफएम में या आजकल डीटी आईडीटी में भी क्या हो रहा है कि जो सम्स आ रहे हैं वो बहुत ही न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा है नहीं कि आपके पीएम से ही उठ के या एसएम से ही उठ के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आपने जैसे कंसेप्ट्स पढ़ ली, उसके बाद आप क्या करिए, अपने आप से वो जो भी क्वेश्चन है वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और जब सॉल्व हो जाए पूरा, जिस स्टेज पर तक भी आप पहुंच जाए, उसके बाद ही आप सोल्यूशन देखें, ना कि सीधा सोल्यूशन देखें और फिर उसका ऑडिट करें। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सिर्फ एक ही मंत्र है, जैसे कि फिल्मों में होता है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, वैसे ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए हमारा नारा है सॉल्विंग सॉल्विंग एंड सॉल्विंग। जितने सम आप सॉल्व करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको प्रैक्टिस रहेगी, क्योंकि जो एग्जाम में जो एक कॉन्फिडेंस आता है ना कि ये सब मेरा देखा हुआ है, तो वो कॉन्फिडेंस आपको इतना फायदेमंद रहेगा कि आपको जो मुश्किल सम्स है वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि हमारे थियरी सब्जेक्ट, यानी कि थियरी तो ऐसे चीज नहीं आती, लेकिन हाँ एप्लीकेशन ऑफ माइंड बेस्ड जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि लॉ, डीटी भी, आईडीटी में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, और हमारा जो ओपन बेस्ड बुक है जिसमें हम बुक कैरी करेंगे, उसमें तो फुली वो माइंड एप्लीकेशन है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको लेके ही आनी है। उसके बाद एक बार आप एक रीडिंग दीजिए, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर उसको एक बार खुद बुक बंद करके आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए, और फिर ही आप नेक्स्ट पे जाइए। अगर आप कोई भी चीज में अटक रहे हैं या कुछ हो रहा है तो आप एक बार फिर से फटाफट उसको रिव्यू कर सकते हैं। साथ ही जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो एक नोटिंग करते जाइए कोई भी छोटे पीस ऑफ पेपर पे कि उसकी मेन हेडिंग्स क्या है और आईसीआई के कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स बोलिए या कुछ की फ्रेजेस क्या है। तो क्या होगा, जब भी आपको रिवीजन करना होगा ना, तो तभी आप ये गो थ्रू कर सकते हैं फटाफट। खाली आपने हेडिंग देख ली, फिर आप जब फुल फ्लेज रिवीजन पे बैठेंगे तब आप डिटेल में पढ़ लीजिए, लेकिन उसके पहले आप सिर्फ मेन हेडिंग्स पढ़ के और कीवर्ड्स पढ़ के आपका एक रिवीजन हो सकता है। और जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट या फिर माइंड एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट में आपको रिवीजन और रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब क्योंकि रिवीजन की बात आ रही है तो हम देख लेते हैं कि एक क्या पैटर्न हमें फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट रिवीजन जो है वो, जैसे ही आप कुछ टॉपिक पढ़ते हैं उसको 24 आवर्स के अंदर विदिन आपको करना चाहिए। फिर सेकंड रिवीजन आपका 7 डेज के अंदर होना चाहिए, और उसी तरह थर्ड रिवीजन आपको 1 मंथ के होना चाहिए, और जो फोर्थ रिवीजन होगा वो हमारा लास्ट डे होगा, जो कि हम 1.5 डेज के अंदर एग्जाम की जस्ट पहले करेंगे।
अभी हमारी इम्प्लीमेंटेशन की लास्ट स्टेज में हमें 3 चीजें जो मेन पॉइंट है वो कवर करने हैं। सबसे पहले तो हमें पास्ट एग्जाम पेपर्स जो भी हैं उनको एटलीस्ट जितने आप कवर कर सके, अगर आप न्यू सिलेबस में हैं तो आपके जितने भी मे 18 से जो पेपर्स हैं वो सारे सॉल्व कर लीजिए। ओल्ड कोर्स वाले भी जहां तक आपको लगे कि रेलिवेंट है वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आप एटलीस्ट लेटेस्ट आरटीपी कवर कर लीजिए, यानी कि मे 21 अटेम्प्ट के लिए जो आएगी वो। और उसके बाद आपको घर में या आपको अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखें उसके अंदर 100 मार्क्स का आपको एटलीस्ट 2 पेपर लिखने चाहिए, ताकि आप अपनी स्पीड को भी चेक कर सकें और अपने लेवल को भी देख सकें कि आपका ओवरऑल बेसिस के ऊपर लेवल कैसा है। लेकिन हाँ, ये ध्यान में रखना कि वो आईसीए के लेवल का ही क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो अब आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करते हैं तो हम क्या क्या प्रॉब्लम्स और स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। लेकिन अगर आप ये सारी स्ट्रेटेजी ये सब फॉलो करेंगे, उसकी प्लानिंग भी करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा होगा। तो आपको सबसे पहले तो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो आपका बिल्डअप होगा। इसके साथ ही आपको ईगरनेस होगी कि आप एग्जाम में कैसे कब परफॉर्म करेंगे, इसकी आपको एक एक्साइटमेंट होगी, एक एंथुसियाज्म होगा। इसकी वजह से आप एक काम एटीट्यूड के साथ और एक रिलैक्स पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने एग्जाम में अपीयर हो सकेंगे। और जैसा कि हम सब कहते आए हैं कि डेस्टिनेशन के ऊपर ही नहीं भागना है, हमें पूरी जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। तो आप वो स्टडी फेस और एग्जाम के वक्त भी आप वो उस जर्नी को एंजॉय करिएगा। अब हमसे क्योंकि हमारी पूरी तैयारी हो चुकी होगी, अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी होगी, तो हमारे अब रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी अबाउट द सक्सेस इन आवर एग्जाम्स। और अब ये जो पॉजिटिव आपका स्टेट ऑफ माइंड होगा उसका इम्पैक्ट क्या होगा आपकी लाइफ पे वो जान लेते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि आप खुश हो जाइए, और क्योंकि आप खुश रहेंगे और सेटिस्फाई रहेंगे अपनी परफॉर्मेंस एट द एग्जाम्स में, क्योंकि आपने अपना 100% दिया होगा। और हाँ, जिसका हम सबको था बेसब्री से इंतजार, आप अपने मार्कशीट पर देख सकते हैं वो 4 गोल्डन अल्फाबेट्स जो कि है ये पास एंड पास। इस खुशी का दोस्तों हम क्या ही बताएं, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व करेंगे। आप और आपकी पूरी फैमिली खुशियों के मारे उछल रही होगी, कूद रही होगी, गले लग रही होगी, और सबकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। और ये हाँ, ये जो हमारी सक्सेस की हमने स्ट्रेटेजी की जो स्टोरी बनाई थी, ये सिर्फ स्टोरी का एंड नहीं बल्कि इट्स द बिगिनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।